Hello dear student, welcome you to our new video. My name is Satish Chauhan, presently teaching in Suraj School Bawal. So today we will start our new chapter of 7th class, 7th class history second chapter, and chapter name is New Kings and Kingdom. So let's start our topic. ओके सो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा आपको इसके बारे में वैसे ही आपको समराइज कर देता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि इसमें बेसिकली जो टाइम पीरियड है जैसे कि यहाँ पे कह भी रखा है टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट अराउंड 700 एंड टू 1200 यानी कि इसी टाइम पीरियड के बारे में ही बात करी जाएगी कि जो 700 से लेकर 1200 के बीच में जो न्यू किंग्स आए और न्यू किंगडम आए उनके बारे में बात करी जाएगी। साथ ही उन्होंने जो उस समय में उन्होंने जो युद्ध किए, जो जीत हुई और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ उनके बारे में इस चैप्टर में बात करी जाएगी। साथ ही जो थर्ड इसमें ऑब्जेक्टिव्स कहा गया है टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग द कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोसेस यानी कि जो पॉलिटिकल राजनीति थी और साथ में इकोनॉमिक यानी कि किसी भी कंट्री के लिए किसी भी किंगडम के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है कि वो वेल्थ उसके पास होनी चाहिए यानी कि उसके पास इकोनॉमी के रूप में वो अच्छे से डेवलप होना चाहिए। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन था, उसके कनेक्शन के बारे में भी चैप्टर में बात करी जाएगी। ओके और ये थ्रू द एक्सप्लोरेशन ऑफ चोला पीरियड यानी कि चोला पीरियड तक ये कैसे धीरे धीरे बढ़े, स्टेट बढ़े, किंगडम बढ़े और चोला पीरियड को भी इसमें शामिल किया गया है। उसमें मैं आगे बताऊंगा आपको। ओके और फोर्थ इसका जो ऑब्जेक्टिव है टू अंडरस्टैंड हाउ इंस्क्रिप्शंस के बारे में कहा गया है कि वो इंस्क्रिप्शंस कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री को समझने में, रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री। ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि जो ये चैप्टर है वो बेसिकली द पीरियड बिटवीन 700 एंड टू 1200 के बीच में जो स्टेट्स थे उनके बारे में बताया जाएगा, लेकिन सारे नहीं। सो जिसमें बेसिकली 3 स्टेट हैं, 3 रीजनल स्टेट्स हैं जो उनके बारे में बताया जाएगा। और वो स्टेट कौन कौन से होंगे जैसे कि फर्स्ट पाल्स एंड सेकंड प्रतिहार एंड थर्ड राष्ट्रकूट है, उनके बारे में अच्छे से डिटेल्स से समझाया जाएगा कि वो लोग कैसे डेवलप हुए और धीरे धीरे कैसे डिक्लाइन भी हुए। ओके सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स यहाँ पे कहा गया है दिस पीरियड सा द राइज ऑफ 3 मेजर किंगडम यानी कि इस समय में हम 3 मेजर बड़े किंगडम थे जो राज्य थे उनके उदय के बारे में देखते हैं। जैसे पाल्स है, पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया यानी कि जो पूर्वी भारत है उसके तरफ उसमें जो पाल्स डेवलप हुआ था। एंड गुर्जर प्रतिहार जो थे ये भी पावरफुल थे, ये वेस्टर्न इंडिया यानी कि जो पश्चिमी भारत है और साथ में जो गंगाटिक यानी गंगा के जो मैदानी इलाके हैं उनमें ये लोग डेवलप हुए। और थर्ड जो है, थर्ड मेजर किंगडम है वो है राष्ट्रकूट, ये साउथ की तरफ है, साउथ इंडिया की तरफ है ये स्टेट और यानी कि था उस समय पे। सो आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अमोग यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको वैसे डिटेल से समझा देता हूँ ईजी लैंग्वेज में कि उस समय पे कन्नौज था, एक इलाका था, एक किंगडम था। ये तीनों ही स्टेट जैसे कि यहाँ पे पाल्स है, गुर्जर प्रतिहार है और साथ में राष्ट्रकूट है, ये तीनों ही इलाके, तीनों ही किंगडम है वो कन्नौज पर अपनी सुपरमेसी कायम करना चाहते थे, कन्नौज के ऊपर वो जीत हासिल करना चाहते थे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि कन्नौज बेसिकली जो एक बिजनेस के लिहाज से काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था यानी कि वहाँ से आप ईस्ट की तरफ भी ईजी से अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते थे, साथ में आप साउथ की तरफ भी। तो इसलिए तीनों ही स्टेट, तीनों किंगडम इस पर अपने कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए उन तीनों में लड़ाइयाँ भी हुई। सो आगे बढ़ते हैं। विद द एंड ऑफ द गुप्त डायनेस्टी इसमें सबसे पहले कहा गया है कि गुप्त डायनेस्टी जब अंत हुआ तो उसके बाद जो द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम द गंगाटिक प्लेन्स, जो गंगा के मैदानों से फोकस चेंज होकर के सीधा पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र से फिर कन्नौज की तरफ जो राजाओं का जो फोकस उधर शिफ्ट हो गया कि कैसे भी करके इस एक इम्पोर्टेंट किंगडम को हम लोग जीत लें तो हमारे पास काफ़ी अच्छे रेवेन्यू आ सकते हैं। और इसका रीजन भी बता चुका हूँ मैं, यहाँ पे समझाया भी गया है कि कन्नौज वॉज स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड टू ट्रेड रूट्स यानी कि ट्रेड यानी कि बिजनेस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक था, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। यहाँ पे कहा गया कि इसे गोइंग ईस्टवर्ड
इनटू गंगटिक प्लेन, यानी कि गंगटिक प्लान से आप उस ईस्टवर्ड की तरफ जा सकते हैं, एज वेल एज गोइंग टूवर्ड द साउथ, जबकि साउथ की तरफ भी जा सकते थे। ओके, और सो इस वजह से इसकी लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक थी। एंड द पाल्स, द गुर्जर प्रतिहार एंड द राष्ट्रकूट, ये सभी थे, ये सभी अपने इस पे अपने मिलिट्री को लेकर के इस पे हमला करना चाहते थे और इसको अपने जीतना चाहते थे। यहाँ पे कहा गया टू कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम द 8th to 10th सेंचुरी तक यहाँ पे काफ़ी युद्ध हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। द स्ट्रगल ओवर कन्नौज, आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं कि उस समय पे ये कहा गया कि अगर आप कन्नौज पे जीत लेते हैं तो समझ लो आपने लगभग आपने एक पूरे देश में आपने एक इम्पोर्टेंट रोल जो था कन्नौज का, अगर आप उसको जीतते हो तो पूरी कंट्री में आपका एक आधिपत्य सा हो जाएगा, एंटायर कंट्री। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक ए क्लोजर लुक। किंगडम इन्वॉल्व इन द स्ट्रगल, जो इनका स्ट्रगल था उनके बारे में और आगे से डिटेल से समझाया गया है। यहाँ पे एक मैप है, इस मैप को आप लोग अपनी बुक में देखें। इस मैप में कन्नौज की जगह भी दिखाई गई है, यहाँ पे बिहार में, यहाँ पे है कन्नौज। ओके, और अब इन तीनों स्टेट जो तीनों किंगडम के बारे में यहाँ पे 1 by 1 करके डिटेल समझाया गया है। सबसे पहले पाल्स के बारे में बताया गया है। पाल्स क्या थे? द पाल्स डोमिनेटेड ईस्टर्न इंडिया, यानी कि बता ही दिया है पहले कि वो ईस्टर्न इंडिया की तरफ थे। यानी कि ईस्टर्न इंडिया में कौन सी जगह पे? यहाँ पे कहा गया बिहार से लेके बंगाल तक ये लोग अपने सत्ता में थे, शासन में थे, और करीब 4th सेंचुरी तक इन्होंने अपने आप को रूल किया इन इलाकों में। इसके फाउंडर के बारे में बताया गया था। पाल डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई किंग गोपाला। गोपाला जो थे उन्होंने इसकी संरचना की थी, पाल्स फाउंडेशन किंगडम की। ओके, अकॉर्डिंग टू तिब्बतिन मोंक, एक तिब्बतिन साधु के द्वारा कहा गया कि गोपाल जो थे वो इलेक्टेड थे, यानी कि ये भी एक देखने वाली बात है, इलेक्टेड किंग थे, यानी कि जो उस समय वहाँ के जो रीजन था, यानी कि उस जो क्षेत्र था बिहार का, बंगाल का इस क्षेत्र था, वहाँ के लोकल लीडर्स ने इसको राजा अपने तरफ से बनाया था। ओके, उसके बाद जो गोपाला के जो उत्तराधिकारी आए जिसका नाम था धर्मपाल, धर्मपाल मेड द पाल किंगडम ए फोर्स टू रेकॉन विद नॉर्थ इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि इन्होंने पाल को जो किंगडम था और मजबूत किया और फोर्सफुली किया, इसकी सेना बढ़ाई। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी इन्होंने काफ़ी जगहों पर अपने एरिया को बढ़ाया। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी के एंड होने तक यहाँ पे कहा गया द लेड ए सक्सेसफुल कंपेन, एक कंपेन चलाया गया जिसमें कंकवर्ड कन्नौज को जीत लिया गया फ्रॉम द प्रतिहार का उस समय कन्नौज पर कब्जा था, लेकिन इन्होंने उस प्रतिहार से छीन लिया। और उसके बाद ही इज क्रेडिट टू हैव बिल्ड द, और जो धर्मपाल है उसने एक उस समय में एक फेमस यूनिवर्सिटी बनाई जिसका नाम है विक्रमशिला। एक्चुअली में ये क्वेश्चन ये चैप्टर में से कुछ सॉरी ये चैप्टर में से कुछ बेसिकली हमें जो MCQ टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं वो यही है कि अगर ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ विक्रमशिला की किसने बनाया था, तो वो पाल रूलर था, धर्मपाल, उसने बनाया था। ओके, इसमें से एक महाबोधि टेम्पल भी है जो उस समय बनाया गया था, लेकिन धर्मपाल ने नहीं बनाया था, इसके सक्सेसर ने, यानी कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके बारे में। ओके, सो यहाँ पे है धर्मपाल के सक्सेसर था देवपाल ने इस जो पाल डायनेस्टी को और आगे तक बढ़ाया। यहाँ पे असम तक भी दिखा रखा है असम तक भी बढ़ाया। एंड द पाल्स बिल्ड द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया, यानी कि पाल ने ही जो महाबोधि टेम्पल भी बनाया था जिसकी इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, उसके बाद जो है जस्ट ए मोमेंट, प्रतिहार जो बेसिकली एक हुन ट्राइब्स हैं बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिन है, वहाँ से निकले थे और देवर मोस्ट पावरफुल राजपूत थे उस टाइम के। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रतिहार किंग जो था नाग भट्ट फर्स्ट था, जो बहुत इम्पोर्टेंट किंग था।
हु इन द 8th सेंचुरी ब्रेवली, जिसने क्या किया था, इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसने अरब इन्वेशन यानी कि जो अरब आक्रमणकारी थे उसको इसने, जो भारत की सीमाएं थी और जो उस समय के महत्वपूर्ण इलाके थे उनसे अरब आक्रमणकारी से बचाया था, उनसे लड़ाई लड़ी थी। और इसके अलावा दूसरे जो किंग थे जो बहुत फेमस थे प्रतिहार में, मिहिर भोज थे। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द डायनेसिटी, दिस डायनेसिटी वॉज मिहिर भोज थे। उन्होंने 836 से लेकर के 886 तक उन्होंने रूल किया था। द प्रतिहार ड्यूरिंग द रीजिंग ऑफ भोज के समय में, मिहिर भोज के समय में, ये जो प्रतिहार रूल था ये राजस्थान से लेकर मालवा और इन जगहों तक वो काफ़ी दूर तक वो फैल चुका था। ओके, उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, राष्ट्रकूट। द थर्ड डायनेसिटी बोलते हैं कि सबसे पावरफुल था, पावरफुल किंगडम था। द थर्ड डायनेसिटी विच वॉज इन्वॉल्व इन द कन्फ्लिक्ट ओवर कन्नौज। कन्नौज के लिए हमेशा वो भी 3 स्टेट थी, इनमें से राष्ट्रकूट था। साउथ का ये पावरफुल किंगडम था। ये सम अरेबिक सोर्स के अनुसार कहते हैं कि राष्ट्रकूट वर द मोस्ट पावरफुल ऑन द 3 डायनेसिटी, यानी कि इन तीनों में राष्ट्रकूट ही था जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल था। यहाँ पे दंती दुर्गा के बारे में बताया गया कि दंती दुर्गा फाउंडेड द राष्ट्रकूट डायनेसिटी, यानी कि जो राष्ट्रकूट की स्थापना की थी वो दंती दुर्गा ने ही की थी 8th सेंचुरी में। ओके, ही वॉज ओरिजिनली फ्यूडेटरी। फ्यूडेटरी का मीन्स आप लोग ये समझो कि जमींदार था, बेसिकली जो चालुक्य थे उस समय के शासक थे उनका ये जमींदार था, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को बिल्डअप किया और वो किंग बन गए, किंगडम बना लिया। रूलर्स लाइक अमोघ वर्ष, इसके जो रूलर्स थे फेमस, अमोघ वर्ष हुए या कृष्णा थर्ड हुए, इन्होंने क्या किया, इसको स्टेबिलिटी दी, यानी कि पावरफुल आर्मी बनाई और अपने जो किंगडम थे उसको और मजबूत किया। ओके, इसका जो लास्ट रूलर था राष्ट्रकूट का वो था काका सेकंड, जिसको जो चालुक्य डायनेसिटी के जो रूलर था तलिप्पा, उसने इसको हटा दिया था, ओवरथ्रोन यानी कि हटाना ही होता है, सिंहासन से हटा दिया था। एंड ऑफ द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, यानी कि जो इन तीनों के स्ट्रगल को ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ओके, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरह से, जस्ट मोमेंट, आफ्टर द कैप्चर ऑफ कन्नौज बाय द प्रतिहार, जैसे कि जो नागभट्ट था उसने कन्नौज को जीत लिया था। और उस एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि इन तीनों के लगभग जो बोलते हैं कि डिक्लाइन लगभग सेम समय पे ही हुआ था। द लास्ट प्रतिहार रूलर ऑफ कन्नौज, जो प्रतिहार का जो अंतिम रूलर था वो महमूद ऑफ गजनी के द्वारा उसको हरा दिया गया था। महमूद गजनी जब हमला किया तो उसने 1017 में, तो उसने कन्नौज के जो प्रतिहार रूलर था उसको हरा दिया था। ओके, सो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो इसमें जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो, वो कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट एंड टेक केयर।